हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 का सेकंड भाग। अपने समाचार पत्रों और राजनीतिक गतिविधियों के दम पर तिलक ने तत्कालीन समाज में हिंदू धर्म के साथ साथ महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विभूतियों को प्रासंगिकता दिलाने की अनोखी युक्ति अपनाई। खुद को राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रहरी के तौर पर रखते हुए उनके समाचार पत्रों ने हिंदू समाज के पतनशील वर्तमान के समक्ष उसके समृद्ध अतीत को रखते हुए भविष्य की सुनहरी झलक की उम्मीद भी रखी। 1891 के विवादास्पद सकोबल कानून के विरोध की अगुवाई करने पर भी उनकी प्रसिद्धि फैली थी। इस कानून, जिसे द एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है, के अंतर्गत 12 वर्ष की आयु से अधिक से पहले हिंदू लड़कियों का विवाह करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। यह कानून राणाने, गोखले, अगरकर और अन्य के सुधार कार्यों का नतीजा था। तिलक का कहना था कि इसकी संवेदनशीलता और पारंपरिक मराठी समाज में उसके असर को देखते हुए अंग्रेज इसके माध्यम से हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में दखल दे रहे हैं। इस आधार पर उनकी प्रसिद्धि में भारी इजाफा हुआ। तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पूजन महोत्सव को भी अपना समर्थन दिया। 1818 में पेशवाओं की हार के बाद जन महोत्सव समाप्त हो गए थे, परंतु मंदिरों और घरों में ही शांतिपूर्वक इनका आयोजन होता रहा था। उसके बाद 1890 के दशक में विशाल जन समूहों के लिए इन आयोजनों का पुनर्संचार आरंभ हुआ, जो 10 वर्ष तक चला। पूना के जाने माने आयुर्वेदाचार्य बाऊ साहब लक्ष्मण जवले और उनके कुछ मित्रों, दुग्ध सेठ हलवाई, नाना साहब खसगीवले, महर्षि अन्नासाहेब पटवर्धक, बाला साहब नट्टू, गणपतराव गोडवरकर और लक्षू सेठ दंताले ने 1892 में पूना में एक छोटा सा पंडाल स्थापित कर गणपति उत्सव का आयोजन आरंभ किया था। इस संगठन को भाऊ रंगड़ी गणपति मंडल का नाम दिया गया। हिंदू समुदाय को एकजुट करने के इस प्रयास को तिलक ने अपनी मंजूरी दी थी। उन्होंने महोत्सव के बारे में अपने समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करते हुए इसे व्यापक स्तर प्रदान किया। इसके बाद वह गणेश उत्सवों की सबसे जानी मानी हस्ती बन गए। 1894 में तिलक ने विंचरवाड़ा में अपने समाचार पत्र केसरी के प्रेस के एक कोने में विशाल गणपति महोत्सव का आरंभ किया। इसके आधार पर उन्हें धार्मिक महोत्सव के बहाने विशाल जन समूह को एकत्रित करने पर रोक लगाने वाले उस अंग्रेजी औपनिवेशिक कानून से बचने और अपने विचार व्यक्त करने का भी रास्ता मिल गया। महोत्सव की अधिकांश प्रतिमाओं में गणपति एक दैत्य का संहार करते हुए नायक की मुद्रा में दिखते। धार्मिक इष्ट की प्रतिमा के इस माध्यम से ढका छुपा राजनीतिक संदेश भी प्रकाशित हो जाता, जिसमें स्वतंत्रता के मार्ग में आ रही अड़चन को दूर करते हुए गणपति और संहारित दैत्य को अंग्रेजों का मूर्तिमान रूप माना जाता। परंतु उन दिनों उदारवादी सुधारकों के संमित अनुरोधों, प्रतिमा मंडलों, भव्य कार्यक्रमों और उग्र राष्ट्रवादी कृतकों से परे चुपचाप एक तीसरी राजनीतिक सोच भी विकसित हो रही थी। यह समुदाय सशस्त्र क्रांति के बल पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का पक्षधर था। उनकी जड़ें 1857 के कुचले गए सशस्त्र संघर्ष में दबी थी और उनका विश्वास था कि ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह ही देश को आज़ाद कराने का एकमात्र रास्ता है। उस दौरान महाराष्ट्र के राजनीतिक पलक पर सशस्त्र भारतीय विरोध के एक संस्थापक के रूप में वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 का तेजी से उदय हुआ।
वह राणारे, गोखले और तिलक की तरह चित्पावन ब्राह्मण थे और समूचे अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर उन्होंने सरकारी नौकरी भी हासिल की थी। उन्होंने भारतीय तटवर्तक रेलवे के लेखा विभाग में क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया था और जल्दी उन्हें तरक्की देकर सैन्य लेखा अधिकारी के अंतर्गत सैन्य वित्त कार्यालय में भेज दिया गया था, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक काम किया। पूना में वह पहले राणाने के अनुयायी और सार्वजनिक सभा के सदस्य के रूप में स्वदेशी के सहयोगी थे। पूना में 1874 में पहले गैर सरकारी स्कूल के आरंभ से लेकर दूर दराज के अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए युवा एकता कैंपों के आयोजन करने तक फड़के में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी। फड़के के प्रभावशाली भाषणों में उनके राजनीतिक विचार सुनने के लिए पूना के लोग भारी संख्या में पहुंचते। परंतु 1876 से 77 के भीषण अकाल और इस विपदा के जवाब में अंग्रेजी सरकार की निष्क्रियता और साथ ही राष्ट्रवादियों द्वारा सरकार पर इस बारे में समुचित जोर न दिए जाने के कारण फड़के राजनीतिक गतिविधियों से विमुख हो गए, जिनमें वह अब तक पूरे उत्साह से हिस्सा लेते थे। लेकिन उनके जीवन में असली मोड़ एक निजी तास्ती के रूप में तब सामने आया जब उनके अधिकारी ने उन्हें बीमार मां को देखने के लिए उनके गांव शिरडन जाने से नहीं जाने दिया। लेकिन उस प्रतिबंध को धता बताते हुए वह अपने गांव पहुंच गए, परंतु उनका वहां पहुंचने से पहले उनकी मां का निधन हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी सेवा निष्ठा और विवेकशीलता का क्या मूल्य जब वह अपने प्रिय व्यक्ति से ही उनके अंतिम पलों में न मिल सके। अपनी शिकायत कि किसी असंस्कारी सुनवाई के अभाव और मात्र शोक के फलस्वरूप उन्हें गोपनीय क्रांतिकारी दल का गठन किया। दल के एक कनिष्ठ सदस्य गंगाधर विष्णु जोशी ने संगठन की कार्यविधि का वर्णन किया। संगठन में 4 समूह थे। पहला समूह स्कूलों के बाहर गुप्त स्थानों पर अध्यापकों की नजरें बचाकर स्कूली बालकों की सभा आयोजित करता था। संगठन के इन आयोजनों में प्रवक्ता आजादी का संदेश देता था। दूसरा समूह देशभक्ति के गीत गाता, जिनमें मुख्यतम संत तुकाराम और रामदास की प्रार्थनाएं होती। दिन के बीच में तीसरे समूह से जुड़े उपदेशक विदेशी शासन के अंतर्गत देश की बदहाली पर व्यंग्यात्मक गीत गाते। लोग अक्सर इन गायकों को सुनने के लिए उन्हें अपने घर में भी बुलाते। चौथा समूह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न सक्रिय सदस्यों का था। संगठन के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती थी, जिनमें वह कहते, मैं राष्ट्र की पुकार का उत्तर दूंगा, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। पूना शहर के बाहर स्थित मंदिर के आगे वासुदेव द्वारा दिए जाने वाले तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रतिदिन 60 से 70 युवा रोज जमा रहते। इनमें विद्यार्थी, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी और जनसेवक होते। वासुदेव की दूसरी पत्नी बाई साहब फड़के भी संगठन की सदस्य थी और यहाँ तक कहा जाता है कि उस समय किशोर वह बाल गंगाधर तिलक भी लगातार संगठन की गतिविधियों में शामिल होते थे। संगठन के सदस्य पूना में फर्गुसन कॉलेज के निकट की पहाड़ी में अपनी क्षमताएं आजमाने के लिए अस्त्र शस्त्र और सहला एकत्रित कर छद्म युद्धाभ्यास करते। दुश्मन पर हमला करने के लिए गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाने और आजाद देश की उनकी कल्पना में शिवाजी महाराज उनके साक्षात आदर्श थे। इसके बाद जल्दी ही फड़के ने अपने
अभियान के लिए पैसा बटोरने के लक्ष्य से महाराष्ट्र में कई राजनीतिक डकैतियों को अंजाम दिया, जिसके लिए उन्होंने अनेक पिछड़ी जातियों जैसे रमेशियों, कोली और डांगोर को एकजुट किया था। उनका लक्ष्य धनी व्यापारी और वाणिक वर्ग होते। हालांकि वो महिलाओं का हाथ नहीं करते थे। मई 1879 में फड़के के कोंकण क्षेत्र के नेरे, चिखली और पल्सवे में अपना अभियान क्रियान्वित किया, जिस दौरान उनके हाथ रुपये 1,50,000 की अधिक की राशि आई। परंतु कोंकण से लौटते वक्त माल्यवंत प्रांत की तुलसी घाटी में गंभीर मुठभेड़ के बाद मेजर डैनियल ने क्रांतिकारियों को पकड़कर उनकी राशि जब्त कर ली। इस दौरान दल के नेता दौलतराम नायक को प्राण गंवाने पड़े। बाद में अंग्रेज सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में फड़के को पकड़ने पर इनाम की घोषणा की। इसके जवाब में फड़के ने बंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल, पूना के कलेक्टर और सेशंस जज का सिर काट कर लाने वाले को दोगुना इनाम दिए जाने की घोषणा कर दी। उनके ये ऐलान स्वघोषित पेशवाओं का नया प्रधान के तौर पर किया। उन्होंने यह भी घोषित किया कि उनके इस कार्य से देश भर में विद्रोह भड़क उठेगा और 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति होगी। इस ऐलान को पुणे की विभिन्न इमारतें और दीवारों पर चिपका दिया गया। उसी समय 13 मई 1879 की रात को उनके क्रांतिकारियों ने पूना में 2 बड़े यूरोपियन बंगलों विश्राम बाग बाड़ा और बुधवार वाड़ा को आग के हवाले कर दिया, जिसमें सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इन घटनाओं पर लंदन और वहां की संसद तक में हंगामा हुआ। सत्ते में आ गई वहां की प्रेस ने पूना में मार्शल लॉ लगाने की मांग की। दिल्ली टेलीग्राफ, मॉर्निंग पोस्ट, द टाइम्स, बॉम्बे गैजेट और अन्य कई समाचार पत्रों के अनुसार सरकार अपने सपनों की दुनिया में खोई थी, जबकि समाज में असंतोष की भावना गहरे से सुलग रही थी। बॉम्बे गैजेट ने गहरी चिंता के साथ लिखा, पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी भारत के बारे में फैली अफवाहों की अब बाकायदा पुष्टि हो गई है। इन अफवाहों को कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा से जोड़ा जा सकता है, जो पश्चिमी भारत में अतीत में प्रस्तुत शिवाजी की नीतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके आधार पर वह उस समय के मजबूत मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला देने में कामयाब हुए थे। ऐसे में एक छोटा सा मार्शल लॉ पुणे के हित में ही होगा। विद्रोह इतना भयानक रूप में इसलिए पहुंचा था क्योंकि हमने उसे शुरू में ही नजरअंदाज किया। अब ऐसी गलती के लिए पूना में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वाइसरॉय लिटन को 3 जुलाई 1879 को लिखे पत्र में सर रिचर्ड टेम्पल ने फड़के की इन गतिविधियों का सविस्तार वर्णन किया। सरकारी महकमे में नौकरी करता हुआ कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ इतनी कड़वाहट से सशस्त्र विरोध पर उतर आए, यह सोचकर अंग्रेजी सरकार की नींदें उड़ गई थी। लंदन में यह भी झूठ सीधा सरकार के मुंह पर आ गिरा, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत में सब ठीक होने का दावा ठोका था। साथ ही 1858 में महारानी की उद्घोषणा और उसके बाद के प्रशासनिक सुधार की भी पोल खुल गई थी। फड़के इन सफलताओं की जीती जागती मिसाल थे और उन पर हर हालात में काबू पाना जरूरी था। हालांकि इसके तुरंत बाद रमोशी समुदाय फड़के से अलग हो गया। अपनी डायरी के कुछ पन्नों में फड़के बड़ी निराशा के साथ उनके बारे में लिखते हैं, पिछले 10 दिनों की घटनाएं देखकर मैं सोच रहा हूं कि इसका अंत क्या होगा, और मैं ऐसे लोगों रमेशियों के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा जो डकैती के लिए पहले सबको लूटते हैं और फिर सब लूट लेकर भाग निकलते हैं और फिर अपना हिस्से के बंटवारे के लिए जोर डालते हैं, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचने की जल्दी दिखाते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में मैं 200 लोगों को कैसे एकत्रित किया जा सकता है? यदि मेरे पास 200 लोग होते तो मैं खेत का खजाना लूट लेता, जहां आजकल राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है। और यदि मेरे पास अधिक धन होता तो मैं 500 घोड़ों का भी इस्तेमाल करता। निर्धनता में कोई घोड़े नहीं रख सकता। यदि मेरे पास घुड़सवार होते तो वो भरोसेमंद होते, रमेशियों जैसे धोखेबाज नहीं। वह रमेशी बंदूकों का सामना करने से डरते हैं और धन के घोर लोभी हैं। आसानी से हार न मानने वाले फड़के ने लिंगायत योद्धाओं को, गोदावरी के रंपा विद्रोहियों को और दक्षिण के सभी राज्यों में अपने दूत भेजे। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी भास्कर ज्योतिष को गुप्त अभियान पर बनारस भेजा और अरबों के नेता हैदराबाद के मौलवी मौलाना साहब से हैदराबाद के निजाम की सेवा में रहे सिखों तथा रोहिल्लियों से सैन्य मदद की गुहार की। भारत भर में एक साथ विद्रोह की चिंगारी फैलाने के लक्ष्य को मूर्तपूर्व देखने के लिए देश भर में फैले अपने सभी साथियों को बुला भेजा। उनका लक्ष्य रेल और डाक व्यवस्था को आहत करना और जेलें तोड़कर कैदियों को क्रांतिकारी जामा पहनाना था। वह लिखते हैं, एक सावरकर से 5,000 रुपये प्राप्त कर मैंने महीने भर पहले ही सभी दिशाओं में 3 या 4 व्यक्तियों को भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि वह छोटे गुट बना सके और उससे अंग्रेजों के मन में गहरा डर समा जाएगा। डाक व्यवस्था रुक जाएगी और रेलवे तथा तार में भी रुकावट पहुंचेगी, ताकि एक से दूसरे स्थान तक संदेश न पहुंच सके। उसके बाद जेलें तोड़ी जाएंगी ताकि लंबी सजा काट रहे कैदी मेरे साथ आ मिले, क्योंकि यदि अंग्रेज सरकार रही तो वो कभी बाहर नहीं आएंगे। यदि मैं 200 आदमियों को खड़ा कर देता हूं तो मैं खजाना बेशक न लूट सकूं, मुजरिमों को बाहर निकालने की मेरी मंशा तो सामने आ ही जाएगी। सेना कहाँ और कितनी संख्या में है यह तो न पता चलेगा, परंतु हजारों अशिक्षित व्यक्ति जरूर इकट्ठा हो जाएंगे। यह अच्छा होगा और मेरी मंशा पूरी होगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है वह पानी की एक बूंद के समान होता है। बड़ा होने पर वह अपनी इच्छा पूरी करता है, परंतु क्या 1 या 5 वर्ष के अरसे में भी वह ऐसा कुछ कर पाता है? किसी के दल के साथ भी ऐसा ही होता है। बेशक वह छोटा हो, यदि नींव ठीक है तो वो बढ़ेगा और हर निरंकुश सरकार से जीतेगा। लोगों में गिनता अंग्रेजी सरकार के प्रति गहरे पैठ कर गई थी, और यदि कुछ लोग मिलकर शुरुआत करें तो भूखे पेट वाले इसमें जल्दी ही आ जुड़ेंगे। कई लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और इसका नतीजा अंततः अच्छा ही होगा। डेक्कन स्टार और बुद्ध सुधारक जैसे तत्कालीन समाचार पत्र वासुदेव बलवंत फड़के की गतिविधियों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखने को मजबूर हो गए थे। 13 दिसंबर 1879 में बौद्ध सुधारक में अफसोस जताया गया। हमें विश्वास है कि जो लोग वॉशिंगटन की प्रशंसा और वाहवाही करते हैं, वासुदेव बलवंत के मामले में भी वह ऐसा ही करेंगे। परंतु भारत के बाशिंदे देशभक्ति के विचार से ही विमुख हो चुके हैं और यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उसकी तारीफ करे। वॉशिंगटन की नीति को उनके देशवासियों ने पूरी तरह से समझा था, परंतु वासुदेव बलवंत की योजनाएं उनके अनुयायियों की भी समझ से बाहर थी। वासुदेव बलवंत एक संघीय सरकार की नींव डालना चाहते हैं, परंतु इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक सरल नहीं है जब तक कि लोग भी उसकी सोच वाले ना हो। इसके बाद परिस्थितियां फड़के के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती गई। ब्रिटिश सरकार इस समस्याजनक दस्यु को पकड़ने के लिए निकल पड़ी थी। सोलापुर कर्नाटक की सीमा पर गंगापुर में उन्हें चारों ओर घेर लिया गया और अतः वह गिरफ्तार कर लिए गए। एडन के किले में उन पर मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने निकल भागने का असफल प्रयास किया और 17 फरवरी 1883
को भूख हड़ताल करते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। सो हम ये पार्ट यहाँ पर एंड करते हैं। इस पार्ट में हमने जाना वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में, और कैसे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कैसे उन्होंने काम किया। सो थैंक यू आप ये पार्ट सुनने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।